Good morning, everybody. Good morning. आज हम शुरू करेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात और समानुपात। रेशियो एंड प्रपोर्शन। ठीक है, सबसे पहले तो अनुपात और समानुपात में क्या अंतर है। जब 2 से 3 नंबरों के बीच की बात होती है तो उसे हम कहते हैं रेशो। लेकिन जब कई सारे रेशो आपस में बराबर हो, कई सारे अनुपात आपस में बराबर हो, तो उसे कहते हैं समानुपात। तो हम कहेंगे प्रपोर्शन, रेशो एंड प्रपोर्शन। इट इज कॉल्ड रेशो। It is called proportion. When many ratios are equal to each other, then it is called proportion. तो आते हैं पहले कंसेप्ट की ओर। पहले तो रेशो क्या है। रेशो इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन। भिन्न का सबसे सरलतम रूप। 20:30 रेशो नहीं हो सकता। रेशो होगा 2:3। 40:70 रेशो नहीं हो सकता। रेशो होगा 4:7। तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म को रेशो कहते हैं। एक और बेसिक बात, मान लीजिए 3 लोगों के इनकम का रेशो 4:3:5 है। 4:3:5। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4:3:5 में ए की वैल्यू 4/12, 3/12 और 5/12 बी की वैल्यू, सी की वैल्यू कहलाएगी। 12 कहां से लाया मैंने ये, तो सभी को ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, सम करेंगे तो हमें 12 मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला टाइप 1 लिखिएगा। रेशो है A:B इज 3:2। B:C है 5:4। then what is the ratio of A:B:C? अभी शुरुआत ही कर रहे हैं आकांक्ष। ठीक है राहुल, मैं भेज दूंगा, कोई बात नहीं। अभी पहले इस पर ध्यान दो सभी लोग। मैं लिंक आज भेज दूंगा, अभी सभी लोग इस पर गौर करें प्लीज। ऐसे सवाल जहां पर आपसे कहा जाता है कि
A/B का रेशो ये था, B/C का रेशो ये था, तो बताओ ABC का रेशो क्या होगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, दो मेथड है। एक किताबी तरीका होता है, किताबें कहती है कि भाई दोनों में कॉमन कौन है, B, तो B का एलसीएम ले लो। जैसे कि B का एलसीएम आ रहा है, यहाँ B की वैल्यू 2 है, यहाँ B की वैल्यू 5 है, तो 10 लाने के लिए यहाँ 5 का मल्टीप्लाई, क्योंकि एलसीएम 10 आया, यहाँ 10 लाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 15:10, ये हो जाएगा 10:8। तो आंसर आ जाएगा कि जब A की वैल्यू 15 थी तो B 10 था, जब B 10 था तो C की वैल्यू 8 थी। यह आ जाएगा ABC का रेशो। और ये किताबी मेथड है। अगली बार आपकी लाइफ में सवाल आए तो आइए मेरा तरीका ही अपनाइएगा डायरेक्टली आंसर निकालने के लिए। हमें दिया गया था A/B 3:2, B/C 5:4, तो B कॉमन है, इसका मल्टीप्लाई दोनों में कर दो तो 15, 10 और आखिरी के दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, बस 15, 10, 8। क्या ये तरीका समझ में आया है? जो कॉमन है उसका दोनों मल्टीप्लाई, आखिरी के दोनों का मल्टीप्लाई। A/B 4:3 है, B/C 5:4 है। बताइए क्या होगी वैल्यू ABC की। बहुत बढ़िया। 20, 15, 12। अब हो सकता है इसमें और भी बड़ा किया जाए, 1:2 है, 3:4 है, 3:5 है। चार ABCD का रेशो पूछा इस बार कि फिर ABCD का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले हमें 3 रेशो निकालने पड़ेंगे। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे और हम पहले निकालेंगे A/B/C की वैल्यू। तो 3, 6, 8। अब इसमें C/D को जोड़ना है, 3:5। तो इसका मल्टीप्लाई करो, फिर आखिरी का मल्टीप्लाई, तो 9, 18, 24, 40। तब हमें 2 स्टेप में, अब अगर इसके बाद और भी कोई जोड़ना है तो और जोड़ने दो, जितना चलना चाहे चलने दो। सबसे पहले हमने ABC निकाला, ABC तो निकालते आ गया ना अब आपको, इन दोनों की मदद से ABC निकाला। फिर हमने C, अब देखा कि C कॉमन आ गया तो C का मल्टीप्लाई और लास्ट के दोनों का मल्टीप्लाई।
पहले बी ABC निकालेंगे ना हम लोग, पहले ABC। 3 9 3 6 3 8 8 5। तो अभी आ गया A/2 B/2 C/2 D। एक ट्राई फिर करके देख लो। A/B 2/3 है, B/C 3/2 है, C/D 5/3 है। तो A/B C/D क्या होगा? चारों का जो रेशो आएगा कौशिक 30 45 30 18। 3 से कैंसिल हो रहा है, देखो 3 से कट रहा होता, सभी अगर 3 से कट रहे हैं फिर तो रेशो निकालेंगे। पहले तो हम लोग रेशो निकालेंगे इन 3 का, तो A/2 B/2 C हमारा निकल के आ जाएगा 6 9 6। तो यह आ जाएगा, 3 से कैंसिल कर दिया मैंने इसको, 2 3 2। अब C/D हमारे पास था 5/3, तो यह आ जाएगा 10 15 10 6। हो जाएंगे इस टाइप में। यह आ गया पूरा कंप्लीट ABCD। अब इसमें ये एग्जामिनर A/C भी पूछ सकता है, B/D भी पूछ सकता है, A/D भी पूछ सकता है। वो जब एक बार चारों आ जाए तो फिर कुछ भी पूछ सकता है। जिन लोगों को कंफ्यूजन है वो क्लास को फिर से दोबारा देखना, इजी है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है ये। यामिनी लास्ट में प्लीज, लास्ट में n का मतलब लास्ट का नंबर दिख नहीं रहा, आपने n खुद लिखा है, n खुद लिखा है लास्ट में, तो n होगा ना, लास्ट का जो भी नंबर दिया जाएगा। अब जरा इस पर गौर करें। कभी कभी एग्जामिनर ऐसे सवाल पूछता है 2A = 3B = 4C, मतलब वो और भी इजी होगा, 3 रेशो वाला ABC और CDE वही सेम रहेगा। इधर देख लो, ABC और CDE वही पैटर्न, इसका पहले मल्टीप्लाई होगा, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। सेम पैटर्न है।
अब जरा इस पर आ जाइए सभी लोग प्लीज। 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c। ये थोड़ा सा देखना, अभी ऐसा लगेगा कि कितना इजी सवाल है। इसमें पूछा जाता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए बी एंड सी। तो कुछ सवाल ऐसा है कि हमने, मान लीजिए कि सवाल ऐसा आएगा कहानी के रूप में कि एक व्यक्ति ने अपनी जमीन का बंटवारा 3 बच्चों में इस प्रकार से किया कि पहले की 2 गुना जमीन दूसरे की 3 गुना के और तीसरे की 4 गुना के बराबर है। तो बताइए जमीन का बंटवारा किस रेशो में किया गया, या चॉकलेट का बंटवारा किस रेशो में किया गया। तो कहानियां बनती हैं इसमें। तो ऐसी जगह पर हम कैसे सॉल्व करेंगे, किस तरीके से इसके आंसर निकाले जाएंगे, तो इधर ध्यान देना। तो सबसे पहले तो आप लोग इसको रेसिप्रोकल लिखेंगे। रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रम। तो ये उसका व्युत्क्रम जैसे लिखा कि ये इमीडिएटली रेशो में बदल जाता है। ये डायरेक्टली आ गया अनुपात, रेशो आ गया। बिल्कुल मीनू, मैं निश्चित ही आपसे बात करूंगा आज 1-1.25 घंटे के बाद। मैं कहूंगा कि बहुत दुखदायी घटना है, लेकिन निश्चित ही अभी थोड़ा वेट कर लो बेटा। 10:15 10:30 बजे मैं चर्चा कर लूंगा आपसे। अब थोड़ा प्लीज इस पर गौर करिए। 1:2, ये जो 2a 3b और 4c लिखा हुआ है, इस पर जरा गौर करेंगे कि सबसे पहले आपको क्या करना है, इनका रेसिप्रोकल लिखना है। इनका रेसिप्रोकल। अब जो इन नंबर है नीचे का, उनका एलसीएम लेना है। जैसे यहां एलसीएम 12 आ रहा है, उस 12 का मल्टीप्लाई आपको सभी में करना है। तो ये रेसिप्रोकल खत्म हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 6:4:3। 6:4:3। तो जब भी ऐसे सवाल कहीं पर आते हैं तो आपको इस पैटर्न से सॉल्व करना है कि कहीं पर अगर ऐसा इक्वेशन हो तो रेशो में उसका वैल्यू ये रहेगा। एक ट्राई आप करके देखना। अभी पहले इसको लिख लो, एबीसी का रेशो क्या होगा, ये पूछा गया था। थ्री ए इज इक्वल टू 4b इज इक्वल टू 5c। What is the ratio of A is to B is to C? तो 1/3, 1/4, 1/5, एलसीएम आएगा 60। 60 का मल्टीप्लाई हो जाएंगे टाइप 2 के सवाल। एलसीएम कैसे आया हिमांशी, पहले तो एलसीएम निकालना सीखना पड़ेगा। 3 4 5, हमने एलसीएम नाम का टॉपिक पढ़ा है। ठीक है, टाइप 3 लिखेगा। टाइप 3
20 liter mixture of milk and water contain milk and water in the ratio 5:3. कोई शॉर्टकट नहीं होता रोहित, वो प्रैक्टिस होती है, जितनी प्रैक्टिस होगी उतना जल्दी आंसर आएगा। बाकी यूट्यूब पर देख लेना अगर शॉर्टकट ढूंढने हो तो, क्योंकि एलसीएम का एक सवाल आएगा उसके लिए भी मैं शॉर्टकट बताऊंगा तो फिर बुढ़ापा आ जाएगा मुझे, क्योंकि यूपीएससी में एक सवाल आता है, अगर मान लो एलसीएम पे ही 100 सवाल आते तो बातचीत करते भी हम लोग। थोड़ा इस पर आ जाए। 20 लीटर के दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। इन द मिक्सचर ऑफ मिल्क, 20 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, 20 लीटर के दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। If 4 liter mixture replaced by 4 liter milk, if 4 liter mixture replaced by the 4 liter milk, यदि 4 लीटर मिश्रण को 4 लीटर दूध से प्रतिस्थापित किया जाए, यदि 4 लीटर मिश्रण को 4 लीटर दूध से प्रतिस्थापित किया जाए, then what is the ratio of milk and water in the new mixture? तब नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखो ध्यान से सुनना, ऐसा सवाल है कि अंदर से ऐसी आवाज आती कि बस अभी हल हो जाएगा, लेकिन इसमें गलतियां बहुत ज्यादा होती है, तो सीखने पर ध्यान दीजिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है पहला स्टेप, और पहला स्टेप क्या है? फर्स्ट रिमूव द मिक्सचर। आप 20 लीटर में दूध और पानी मत निकालिए, पहले 4 लीटर मिक्सचर को रिमूव कर दीजिए। अब बच गया 16 लीटर। अब 16 लीटर में रेशो तो बदला नहीं होगा, मिक्सचर को निकालने से रेशो में कोई बदलाव नहीं आया होगा। अब 16 लीटर में दूध और पानी 5:3 में अगर है तो दूध की मात्रा होगी 5/8 और पानी की मात्रा होगी 3/8 की। 16 लीटर में निकालना है तो 16 का मल्टीप्लाई कर दिया। हम कहेंगे कि महोदय यह 10 लीटर दूध और 6 लीटर पानी है। अब एग्जामिनर क्या कहना चाह रहा है उस पर गौर करो। वो चाहता है कि 4 लीटर मिक्सचर की जगह 4 लीटर दूध डाला जाए, तो ऑब्वियसली अब दूध की मात्रा 14 लीटर की हो जाएगी, पानी की मात्रा 6 की, तो आंसर आ जाएगा 7:3। आंसर आ जाएगा 7:3। सबसे पहले आप मिश्रण को रिमूव करेंगे, फिर उसमें दूध और पानी की मात्रा निकालेंगे। अब अगर वो पानी मिलाने के लिए कहता तो पानी डाल देना, दूध मिलाने के लिए कहे तो दूध डाल देना। हो गया ना, वापिस 20 लीटर आ गया वापिस। इसलिए दूध की मात्रा परसेंटेज वाइज बढ़ गई। अब इसमें 7:3 का हो गया रेशो। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, मुझे लगता है फाइनली कमेंट ब्लॉक ही करने पड़े। मैंने कहा है मैथ्स में ना आप लोग दिमाग अपना पहले बाद में लगाना, पहले आप सीखे तो सही मैं क्या बोल रहा हूं। पहला स्टेप रिमूव किया सॉल्यूशन, दूसरा स्टेप हमने अमाउंट निकाला मिल्क एंड वाटर का, फिर तीसरा स्टेप जो परीक्षक ने कहा वैसा जोड़ दिया। बाद में कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, वो सब पीएचडी करेंगे हम बाद में, पहले सीख तो लेते अक्षर।
आप ट्राई करिए। 40 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, 40 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर contain milk and water in the ratio 5:2। 40 लीटर के दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, 40 लीटर के दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। 40 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 5:2। If 5 liter mixture replaced by 5 liter water, यदि 5 लीटर मिश्रण को निकालकर 5 लीटर पानी डाला जाए, if 5 liter mixture replaced by 5 liter water, यदि 5 लीटर मिश्रण को निकालकर 5 लीटर पानी डाला जाए, (5 liter mixture replaced by 5 liter water), then what is the ratio of milk and water in the new mixture? तब नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। What is the ratio of new milk and water in new mixture? तब नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप लोगों ने 40 लीटर में से 5 लीटर को रिमूव किया होगा, बच गया 35 लीटर। 35 लीटर में मिल्क का अमाउंट निकाला होगा, तो मिल्क का अमाउंट यहां आया होगा। 25 लीटर मिल्क है और 10 लीटर वाटर है। 5 लीटर वाटर जोड़ दिया तो अब 20:15, 25:15, 5:3 का आंसर आ जाएगा। हो जाएंगे इस टाइप में सवाल कि इतना मिक्सचर था, इसको हटाया, इसको रिमूव कर दिया। फिर लिखना कॉइन्स बेस्ड क्वेश्चन, सिक्कों पर आधारित प्रश्न। ये भी बहुत ही फेवरेट सवाल है, सिक्कों पर आधारित प्रश्न, कॉइन बेस्ड क्वेश्चन। लिखना इसमें सवाल सिक्कों पर बेस्ड कैसे आते हैं। ए बैग कंटेन 1 rupees 50 paisa and 25 paisa coin. A bag contain 1 rupees 50 paisa and 25 paisa coin in the ratio 5:6:7। एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसों के सिक्के हैं। एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसों के सिक्के हैं। 5:6:7 के अनुपात में, 5:6:7 के अनुपात में
इफ द टोटल अमाउंट इज ₹390, यदि सिक्के में थैले में कुल 390 रुपए हो, इफ द टोटल अमाउंट इज ₹390, यदि थैले में कुल 390 रुपए हो, फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 50 पैसे, तब 50 पैसों के सिक्के कितने होंगे? फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 50 पैसे, तब 50 पैसों के कुल कितने सिक्के होंगे? पहला सवाल है, मैं सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो ऐसे सवालों में टोटल क्या दिया हुआ है, टोटल कुल क्या दिया हुआ है? कुल दिया हुआ है रुपए, और ये जो रेशो है, ये रेशो उनके नंबर का है, नंबर का, उनके संख्याओं का है। तो हमें रेशो को बदलना पड़ेगा रुपए में, क्योंकि टोटल रुपए दिए हुए हैं। तो जरा इस पर गौर करिएगा सभी लोग, मैं क्या बताना चाह रहा हूं। ऐसे सवालों में सबसे पहले हम कहेंगे कि माना ओरिजिनल जो नंबर होगा 5, 6, 7 तो नंबर नहीं होंगे, कोई मल्टीप्लाई होगा, किसी ने किसी नंबर का मल्टीप्लाई, तभी तो सिंप्लीफाई होकर 5, 6, 7 आए होंगे। तो मैंने कहा भाई उनके ओरिजिनल नंबर 5x, 6x, 7x होगा, x कट गया होगा और इसलिए रेशो 5:6:7 का आया होगा। 1 रुपए के 5x सिक्के होंगे, 50 पैसों के 6x सिक्के होंगे और 25 पैसों के 7x सिक्के होंगे। 1 रुपए के जितने सिक्के होंगे उससे तो रुपए उतने ही बनेंगे, लेकिन 50 पैसों के जितने सिक्के होंगे उससे केवल आधे ही रुपए बन पाएंगे, क्योंकि 2 सिक्कों से 1 रुपए बन पाता है। और 25 पैसों के जितने सिक्के होंगे उसके तो 4 सिक्कों से 1 रुपया बनेगा, और कुल मिलाकर 390 रुपए होंगे। कुल मिलाकर 390 रुपए होंगे, क्योंकि दिया था ये। एलसीएम 4 ले लिया हमने, तो यहां आएगा 20, यहां आएगा 12, यहां आएगा 7। सॉल्व करते चले जाएंगे। 39/4, 39 कैंसिल किया तो x की वैल्यू आ गई 40। ये उत्तर नहीं है, ये x की वैल्यू है। 1 रुपए के सिक्के 5x थे, 50 पैसों के 6x थे, तो 50 पैसों के अगर चाहिए आपको तो x की वैल्यू रख दीजिए। यहां कुल 240 सिक्के 50 पैसों के रहे होंगे। इन सवालों में इंपॉर्टेंट है कि टोटल क्या दिया गया। आपको रेशो का नंबर दिया गया था ना, कॉइन्स का नंबर दिया गया था, तो आपने पहले उसको रुपए में कन्वर्ट किया, फिर उसको रुपए के बराबर लिख दिया और सॉल्व कर दिया। एक रुपए के जितने सिक्के उससे उतने रुपए बनेंगे। ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। 5, 6, 7 के अनुपात में थे, तो हमने माना कि ओरिजिनल नंबर, भाई 5, 6, 7 सिक्के थोड़ी है वहां पर, कुछ 10 होंगे, 15 सिक्के हो सकते, तो जो एक मल्टीप्लाई यहां होगा वो सभी में होगा, तो वो कॉमन मल्टीप्लाई हमने यहां मान लिया x। ये एलसीएम आ गया, यहां एलसीएम 4 आएगा तो 4 का मल्टीप्लाई ऊपर, 4 का मल्टीप्लाई ऊपर। बिल्कुल 200, 240, 280 अगर पूछे गए होते। शिवानी, डेली क्लास होती है 9 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में। 50 पैसों के अगर 10 सिक्के होते आपके पास तो रुपए कितने बनते हिमांशी? 50 पैसे के 10 कॉइन से रुपए कितने बनते? तो आधे बनते ना, तो आधे हमने भी लिख दिए। और
और 25 पैसों से 1/4, 4 सिक्कों से 1 रुपया बनता वहां, तो 7x से 7x/4। सात तो दिया गया है ना, 7 तो दिया गया था, बस हमने रुपए में बदलने के लिए 4 से डिवाइड किया, उसको सॉल्व नहीं किया बल्कि हमने उसका एलसीएम लेकर सॉल्व किया। ट्राई करिए अब आप लोग इस पैटर्न में एक सवाल। लिखिएगा यूपीएससी का इस पैटर्न में। ए बैग कंटेन 114 rupees, a bag contain rupees 114 in the form of 150 paisa, 1 rupees, 50 paisa and 10 paisa coin। एक थैले में 114 रुपए हैं, एक थैले में 114 रुपए हैं, 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसों के सिक्के भी हैं। एक थैले में 114 रुपए है जो 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसों के सिक्कों से बने हैं। A bag contain 114 rupees in the ratio in the form of rupees 1, 50 paisa and 10 paisa coin in the ratio 3:4:10। 3:4:10 के अनुपात में, इन द रेशियो 3:4:10, 3:4:10 के अनुपात में। व्हाट इज द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन? तो 50 पैसों के यहां कुल कितने सिक्के होंगे? तो 50 पैसों के यहां कुल कितने सिक्के होंगे? x 4x 10x, एक रुपए के 3x सिक्कों से 3x रुपए बनेंगे, 50 पैसों से 2x रुपए बनेंगे और 10-10 पैसों से तो केवल x बनेगा, कुल 114 हो जाएंगे। तो सॉल्व करते चले जाइए आप। x की वैल्यू आपके सामने आई होगी 19, तो 4 into 19 ये हो जाएगा 76। हाँ, पैसों का अमाउंट भी, अगर पैसे का अमाउंट पूछे तो इससे बता देना, जितने सिक्के उसका ठीक आधे पैसे हो जाएंगे। एक और सवाल ट्राई करिए जहां पर सिक्के 50 पैसों की जगह 2 रुपए का कॉइन्स आ जाए तो फिर क्या करेंगे? लिखना जरा एक सवाल और। A bag contain 50 paisa, 1 rupees and 2 rupees coins in the ratio 2:3:4। एक थैले में 50 पैसे, 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्के हैं
A bag contain 50 paisa, 1 rupees, 2 rupees coin in the ratio 2:3:4. एक थैले में 50 पैसे, 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्के हैं 2:3:4 के अनुपात में. A bag contain 50 paisa, rupees, 1 rupees, 2 coins in the ratio 2:3:4. If the total amount is 240, यदि थैले में कुल 240 रुपए हो, if the total amount is rupees 240, यदि थैले में कुल 240 रुपए हो, तब यहां कुल कितने सिक्के हैं? तब यहां कुल कितने सिक्के हैं? तो इस बार हम कहेंगे कि 2x, 3x और 4x. 50 पैसों से हो जाएंगे x, 3x, और इस बार होगा ये 8x. x की वैल्यू आ जाएगी 20. तो 2 और 3, 5 और 4 कुल 9. x कॉइन्स है, मतलब 180. स्किप कर दो अगर नहीं समझ में आया, क्योंकि इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है. बस यहां एक नई चीज ये है कि यहां 2 रुपए के सिक्के हैं तो अमाउंट डबल हो जाएगा. अमाउंट डबल हो जाएगा. फिर लिखना अगला टाइप. एक सवाल इसमें आता है इनकम और एक्सपेंडिचर वाला, आय और व्यय वाला. जितनों को स्किप कर सकते हो, क्योंकि जहां सीखना होता है वहां वीडियो फिर से देख लेना. जहां पर सीखना नहीं वहां स्किप करते चलो. मैं तो कई बार कहता हूं सीसेट ही स्किप कर दिया करो, क्योंकि तीसरे सवाल में अगर समझ में नहीं आ रहा है तो सोचने की बात है. पहला दूसरा आ गया, तीसरा नहीं आ रहा है, कोई ज्यादा टेंशन नहीं. और अगर लगे कि बहुत कठिन है यूपीएससी, तो पूरा यूपीएससी स्किप कर दो. बेस्ट रहेगा डायरेक्टली, मतलब दुख ही नहीं रहेगा जिंदगी में. लिखिएगा सिक्कों वाले जो सवाल आते हैं, जो सवाल आते हैं हमारे इनकम और एक्सपेंडिचर वाले. लिखना रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ ए एंड बी. ए और बी की आय का अनुपात
ratio of the income of A and B is 3:2। ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है। and their expenditure in the ratio 5:3 and their expenditure in the ratio 5:3 और इनके खर्च का अनुपात 5:3 है and their expenditure in the ratio 5:3 और इनके खर्च का अनुपात 5:3 है। ए और बी की आय का अनुपात 3:2, ratio of the income of A and B in the ratio 3:2 and their expenditure in the ratio 5:3 और इनके खर्च का अनुपात 5:3 है। If each save ₹1,500 यदि प्रत्येक 1,500 रुपए की बचत करता हो, if each save ₹1,500 यदि प्रत्येक 1,500 रुपए की बचत करता हो then what is the income of B? तब B की आय ज्ञात कीजिए। What is the income of B? तब B की आय ज्ञात कीजिए। अब इधर ध्यान देना कि जब इस पैटर्न के सवाल आते हैं तो पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि इनकम जो होती है वह एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के बराबर होती है। आय बराबर होती है खर्च प्लस बचत, दोनों को जोड़ दो तो आय के बराबर होगा। या आय में से अगर इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर लूं तो सेविंग आ जाएगी। तो मैंने माना कि सपोज ए और बी की जो इनकम है वो 3x और 2x है, 3:2 के अनुपात में दी थी। अब एक्सपेंडिचर ऑब्वियसली कोई 3x कमाए तो 5x तो खर्च नहीं करेगा, तो खर्चे का अनुपात 5y और 3y मान लिया। ये दिया हुआ था 5-3 तो 5y 3y। ए के लिए 3x की कमाई में से 5y घटाया तो 1,500 रुपए की बचत करता है, ऐसा प्रश्न में लिखा हुआ है कि प्रत्येक 1,500 रुपए बचाता है। बी वाला व्यक्ति 2x कमाता है, 3y खर्च करता है और वो भी 1,500 की बचत करता है। हमें आय चाहिए, इनकम चाहिए, तो एक्सपेंडिचर खत्म करना है। बचपन अगर सामान्य गुजरा होगा तो y को इक्वल करने के लिए एलसीएम ले लेंगे। इस इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई, क्योंकि एलसीएम 15 आएगा, इस इक्वेशन में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 9x 15y 4500 हो जाएगा। पूरा मल्टीप्लाई करो, पूरा मल्टीप्लाई करो। 10x 15y 7500 तो माइनस प्लस माइनस, ये -x और ये -3000। x की वैल्यू 3000 है तो 3x क्या होगा? 2x क्या होगा? ए की आय 9,000 और बी की आय 6,000। क्योंकि आपसे बी की आय पूछी थी इसलिए 6,000 रुपए। ये किताबी मेथड है, अब मैं अपना तरीका बता रहा हूं। इनका जो खर्च का अनुपात था वो 5:3 था
और इनकी जो सेविंग का रेशो था वो 1:1 था। भाई दोनों 1500 की बचत कर रहे हैं, तो मतलब सेविंग का रेशो बराबर था। तो सेविंग की वैल्यू अगर 1500 की है, एक की वैल्यू 1500 है, तो 5 7500 होगा, 3 4500 होगा। तो 7500 खर्च करना, 1500 की बचत, 9000 कमाता होगा। 4500 खर्च करना, 1500 की बचत, 6000 रुपए कमाता होगा। बाकी ऐसा कुछ नहीं कि यही तरीका यूज करना है, जो आपको बेटर लगे वो आप यूज करिए। ये इनकी इनकम है, ये इनका खर्चा है, और हमने इक्वेशन बनाया। सेकंड मेथड में हमने लिखा उनके खर्चों का अनुपात, बचत का अनुपात, सेविंग का अनुपात। सेविंग में अनुपात सेम था, तो हमने कहा भाई एक की वैल्यू 1500 है, तो 5 की वैल्यू 7500 होगी। 7500 खर्च कर रहा है, 1500 बचत, तो पूरा कमाता होगा 9000। 4500 खर्च कर रहा है, 1500 की बचत, 6000 कमाता होगा। सेविंग दी हुई ना कि प्रत्येक 1500 रुपए बचत करता है, तो रेशो सेम हुआ। मतलब कोई दिक्कत नहीं, सेविंग अलग हो तो जो वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग कंपेयर कर लेना। अब जैसे विनीत को देखो, अभी मैं जो बता रहा हूं वो ट्रिक्स बता रहा हूं, वो बाद में नहीं सर, पहले आप अलग सेविंग वाला करके दिखाओ, तब मैं मानूंगा। भाई मैं नहीं करने वाला वो अलग सेविंग वाला, मैं तो यही करूंगा। बाकी मैंने मेथड भी दी है, ऐसा मैं आपको बार बार कहता हूं कि ये चीजें मत सोचा करिए कि ये सेकंड अच्छा है। मेरे लिए दोनों अच्छे, क्योंकि मुझे दोनों आते हैं। आप देखिए आप किस तरीके से हल कर सकते हैं। मतलब कई बार मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ट्रिक्स विक्स नहीं देना चाहिए, बताना चाहिए कि यही इकलौता तरीका है, इसी से हल करना है। ट्राई करिए एक सवाल। लिखना एक प्रश्न इसी में, इस पैटर्न में जो सवाल यूपीएससी से हम उम्मीद करते हैं कि आना चाहिए। लिखना, द मंथली इनकम ऑफ कोमल एंड आशा इन द रेशियो 4:3। द मंथली इनकम ऑफ कोमल एंड आशा इन द रेशियो 4:3। कोमल और आशा की मासिक आय 4:3 है। कोमल और आशा की मासिक आय 4:3 है। द मंथली इनकम ऑफ कोमल एंड आशा आर इन द रेशियो 4:3। कोमल और आशा की मासिक आय 4:3 है। एंड देयर मंथली एक्सपेंडिचर इन द रेशियो 3:2। तथा उनके मासिक खर्चे 3:2 हैं। तथा उनके मासिक खर्चे 3:2 हैं।